अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। लंदन से गुड मॉर्निंग। यहाँ तो बहुत हसीन मौसम है जी सुबह से। एक बारिश जिस तरह फुहार सी होती है ना, वो है या नहीं है। सो इट्स वंडरफुल वेदर। गोरे आज उदास होते हैं। देखो यार, वो कुरान मजीद में लिखा है ना कि इंसान बेशक ना शुक्रा है। तो यहाँ पे रहने वाले आप देखिए कि वो इस मौसम से अच्छा। एनीवे, तो इस मौसम में जनाब दिल और भी खुशगवार है। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ का ख़िताब। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कल एक और जलसा हुआ और एक हैरत अंगेज़ जलसा, और उसमें फिर वो मरियम की जो आप कहिए स्पीच। और ये हकीकत है कि यानी ये क्वालिटी यानी होती है, लीडरशिप की ये क्वालिटी होती है कि वो एक आपकी उदासी को या एक मायूसी को या एक ख़दशात को या वसवसों को इस तरह से आके उम्मीद से और जैसे कहना चाहिए यकीन से, लीडरशिप आपको यकीन देती है। लीडरशिप आपकी मायूसी ख़त्म करके यानी आपको हौसला देती है कि उठो। और मतलब यही मामला आप देखिए नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी, उनसे भी आप मिलते हैं तो यानी एक आपकी उम्मीद और हौसला। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपके सियासी इख्तलाफ जितने भी हैं नवाज़ शरीफ से, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में देखना हो कि मुश्किलात क्या होती हैं और कोई कैसे यानी इस्तकामत के साथ खड़ा होता है बग़ैर ज़बान को गंदा किए, बग़ैर लहजे को गंदा किए, तो नवाज़ शरीफ को ज़रूर देखा करें। और तीसरा मैं ज़रूर नाम लूँगा जिनसे बात करके हमेशा हिम्मत बनती है और हौसला आता है, वो साठ डार साहब है। यानी जब भी आपको हो ना कि यार ये कैसे निकलेंगे, हम क्लैप्स होने जा रहे हैं, तो वो फिर लीडरशिप यही होती है जो साठदार फिर आपको यही बात करके आपको हौसला आता है कि नहीं हम ठीक होंगे। मैं कुछ अर्से पहले से मुराद ये कि कोई 80-90 बरस पहले के चाइनीज़ जो आप यूँ कहिए ज़माने के लिखने वाले, उनकी ट्रांसलेशंस इंग्लिश में मौजूद हैं गूगल में। और अगर आप वो 90 साल 80 साल पुराना, 100 साल पुराना चीन की उस वक्त के स्कॉलर्स और जो मशहूर लोग थे, उनके अगर आप वो पढ़ें कोट्स जो वो अपनी सोसाइटी के बारे में कह रहे हैं, तो मैं हैरान हो गया कि हमारे यहाँ तो कुछ भी मायूसी उस तरह की नहीं है जो चीनियों में थी। यानी 100 साल पहले, 90 साल पहले, मतलब मैं उसका नाम इनके बड़े मुश्किल से होते हैं, तो मैं उनमें से एक का पढ़ रहा था कि वो कहता है कि ये दुनिया में बहुत से लोग बशमूल इंडिया के उनका ये मानना है कि ज़िंदगी जो है वो इंसान मर के दोबारा पैदा होता है, मर के दोबारा पैदा होता है, मर के दोबारा पैदा होता है, और वो पहली ज़िंदगी जैसी गुजारता है वो उन अमाल के मुताबिक उसको अगली ज़िंदगी मिलती है। तो ये बात बताने के बाद वो ये लिखता है अपनी कौम के बारे में कि मुझे यकीन है, वो ये कहता है कि चीन में पैदा होने वाला हर बच्चा ये अगर इसका दूसरा जन्म है या तीसरा, तो इससे पहले के जन्म में ये दुनिया का संगदिल तरीन और जालिम तरीन कातिल होगा, जिसकी सज़ा भुगतने के लिए इसको चीन में दोबारा से पैदा किया गया है। उस वक्त की अगर आप चीन के बारे में उनके जो स्कॉलर्स थे वो जो कह रहे थे, अगर आप पढ़ें तो आप हैरान, वो कहेंगे कि मतलब है कि चाइना का कोई उम्मीद नहीं है आगे बढ़ने की। ये एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ इबरत के लिए बनाया गया है। ये दुनिया की जहन्नम है, ये दुनिया में एक कैद है, ये दुनिया मतलब इस तरह उन्होंने यानी मायूसी का और तशवीश का इजहार है चीन के बारे में कि आदमी हैरान हो जाता है। अच्छा, वही चीन आप देखें आज कहाँ है। तो उसका मतलब ये है कि वही अल्लामा इकबाल की बात, सबात बस एक तगय्युर को है, सबात एक तगय्युर को है बस ज़माने में। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, कभी आएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे याद आया चौधरी फवाद का जो आज ट्वीट है, मतलब वो उन्होंने किया जिसमें बड़ा उन्होंने दुख और सदमे से बड़ा ट्वीट है ये, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान में रहने वाली जो अक्सरियत है उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की हरकियात क्या हैं, और दरअसल ये नॉन यानी इलेक्टेड, ये वो लोग हैं जो मुंतखब नहीं हुए हुए, और ये लोग हैं जो ताकत को एक्सरसाइज करते हैं। और इस मसले को हल करने के लिए या तो हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए कि हम 2/3 अक्सरियत के साथ इलेक्शन में वापस आएँ, तो हम पाकिस्तान में ये पावर का जो प्रॉब्लम है ये हल कर देंगे। और दूसरा ये है कि मौजूदा सियासी जमातें वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मसले के होते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हो भाई, 3.5 साल ये हाइब्रिड सिस्टम और 1 पेज का सबसे बड़ा वकील ये बताने वाला कि पाकिस्तान को अगर आगे आपने लेके जाना है तो इस पार्टनरशिप के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ चल ही नहीं सकता। ये तो माजी के सियासतदान थे नवाज शरीफ जो, और ये आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो जो कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करते थे, पता नहीं क्या क्या हज़ियान और क्या क्या होता था। आज अफसोस का इजहार हो रहा है। इक़्तिदार की ये तरकीब जो है ना, ये को मुनासिब नहीं है यार। ये बातें सारी पावर से जाने के बाद याद आती हैं जब टाइम होता है। आपने देखा कि लीडरशिप क्या होती है। वही इमरान खान जिससे अपोजिशन मुतालबा कर रही है इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, और किसी कीमत तैयार नहीं होता था। जब अदम एतमाद आ गई तो आइन तोड़ते हुए सदर के साथ मिलकर इसने असेंबली तोड़ दी। आइन तोड़ा, वो असेंबली नहीं तोड़ी, आइन तोड़ा। और आपको मज़े की बात बताऊं कि ऐसा कमाल का शोर मचा रखा है उसने
कि आज हर जगह फरागोगी तो डिस्कस होती नजर आ रही है, वीडियो डिस्कस होती हुई नजर आ रहा है, लेकिन वो जो आइन तोड़ा है इन दोनों ने मिलके, वो यानी कौमी बहस से गायब भी हो चुका है। याददाश्त हाफजे से वो वक्ती तौर पे निकाल दिया हुआ है, आगे जाके याद आए तो आए, लेकिन इस वक्त ये बात ज़ेरे बहस ही नहीं है कि इसने तो आइन तोड़ा हुआ है, दोनों ने मिलकर, वो बहस ही नहीं है। चले आगे चलते हैं। इक़्तिदार से जाने के बाद आपको एक बड़े मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। पाकिस्तान के एक सदर थे, सदर अयूब खान, फ़ौजी डिक्टेटर। ये वो आदमी है जिसने बुराई की बुनियाद डाली, कायद-ए-आज़म से नफ़रत करता था, फ़ातिमा जना से इंतकाम लिया इस शख्स ने, और उसके बाद 65 की जंग इसने शुरू करवाई, बिला वजह पंगा लेके बड़ा नुकसान हमारा करवाया, तबाही कर दी, और उसके चाहने वाले आज तक बहरहाल मौजूद हैं। तो अयूब खान भारत गया और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू से जब मिला, तो जहाँ मतलब ज़ाहिर बाकी बातें हुई, तो यानी फ़न के बारे में भी बात होती है, तो नेहरू ने अयूब खान से उस्ताद सलामत अली ख़ान और नज़ाकत अली ख़ान का जिक्र किया। ये दो भाई पाकिस्तान, ये शाम 84 घराने से हैं, और पाकिस्तान के यानी आप यूँ कहिए कि अजीम तरीन जो मौसीक़ार घराने हैं उनमें इनका शुमार होता है। हमने चूँकि अपने कल्चर और म्यूज़िक और अपनी तारीख़ सबसे नफ़रत की, तो वही हाल अपने यानी हर क्वालिटी का जो गाने वाला था, शायर था, एक वक्त के बाद हमने उनको, ये भी इसकी तारीख़ में बड़ी मज़ेदार है, यानी ये जो है ना क्वालिटी सिंगिंग, फैज़ साहब की, नूर जहाँ, मेहदी हसन, ये 60s के हैं अगर आप दौर देखें। मतलब है कि ये वो वक्त है। तो एनीवे, उस्ताद सलामत अली ख़ान और नज़ाकत अली ख़ान का नेहरू ने जिक्र किया अयूब खान से कि आपने क्या इन दोनों भाइयों का करना है, ये हमें भिजवा दें। तो अयूब खान के जहन में बात रह गई। वो वापस जब पाकिस्तान आया तो उसने सोचा कि ये कौन है। उसने पता किया कि उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान और सलामत अली ख़ान, तो जिस बंदे की ड्यूटी लगी वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। यानी भुट्टो साहब उस वक्त अयूब खान के यानी वज़ीर ख़ारजा थे, उनके करीब थे। 61 के बाद की बातें हैं। तो एनीवे, तो उन्होंने जब आके ढूंढा तो खैर वो भुट्टो साहब की ड्यूटी लगी। भुट्टो साहब ढूंढने शुरू हो गया कि नज़ाकत अली ख़ान, सलामत अली ख़ान कौन है। तो भुट्टो साहब चूँकि एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, मतलब उनका एक बड़ा बैकग्राउंड था, उन्होंने समहाउ इस बात को अपनी इंसल्ट फील किया कि ये अयूब खान क्या काम करवा रहा है। उनके मुताबिक ये था कि वो ढूंढ तो रहे थे उनको, बाद में भी उनकी बड़ी दफ़ा ड्यूटी लगी, क्योंकि ढूंढ के खैर लाए। जब मुलाकात हुई तो अयूब खान ने वो बताया सलामत अली ख़ान को कि ये आपके बारे में नेहरू ने कहा है, तो आपके लाइक को खिदमत, मतलब बताइए क्या कर सकता हूँ। तो सलामत अली ख़ान ने कहा जी आप बादशाह हैं। तो बादशाह पूछा तो नहीं करते, बादशाह तो दिया करते हैं, तो आप बादशाह हैं, बता दें। तो अयूब खान ने कहा कि नहीं, मैं आप गलत समझे, मैं उस तरह का बादशाह नहीं हूँ, मैं तो मतलब है कि तनख्वाह लेता हूँ, वर्दी में हूँ। तो सलामत अली ख़ान ने कहा अच्छा आप तनख्वाह लेने वाले बादशाह हैं, तो मतलब है फिर भी मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मतलब वहाँ से इनका एक वो शुरू हो गया, आप यूँ कहिए। उन्होंने सुनना शुरू कर दिया अयूब खान ने इनको बुला के, और ज़्यादातर भुट्टो साहब की ड्यूटी लगती थी कि इनको खुश रखा करो, जिससे भुट्टो साहब को चिढ़ाती थी। अयूब खान का जब दौर का यानी इक़्तिदार का जब खात्मा होने लगा, तो वो अपने आखिरी दौरे में जब ढाका गया, तो वो अपने यानी जहाज़ में उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, सलामत अली ख़ान दोनों को साथ लेकर गया, और ढाका में कोई एक हॉल उसने बुक किया जहाँ पे इनको बताया गया था कि उन्होंने परफॉर्म करना है। तो वो हॉल में जब रात को परफॉर्म करने के लिए गए, तो अयूब खान उस हॉल में अकेला बैठा था, यानी ऑडियंस नहीं थी। 200-250 का गालिबन हाल होगा, तो वहाँ पे हॉल में था कोई नहीं, अयूब खान अकेला बैठा था। तो इन लोगों ने कहा कि जी अपना बाकी, इन्होंने कहा कि नहीं, आज अयूब ने कहा कि मैंने अकेले बैठ के आज आपको सुनना है। और जो गीत वो बार बार सुनता रहा, कोई महरम यार ना मिलदा की हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम यार ना मिलदा, ये गाना अयूब खान अकेले हॉल में बैठ के इनसे सुनता रहा, ऐनक उतार उतार के अपने आंसू पोंछता रहा, रोता रहा। और उसके बाद वो शाम ख़त्म हुई, जिसके बाद फिर ये लोग वापस आए। वापस आकर उसने इस्तीफ़ा दे दिया। 68 की बात है, ये 1968 की बात है। वापस आकर उसने फिर वो यानी रिज़ाइन दिया, फिर फौत भी हो गया। तो यानी इक़्तिदार से जाने के बाद अब ये वही अयूब खान है। अब अंदाज़ा लगा लें यानी कहाँ से ये चढ़ाया है, कहाँ से ये एक नया आइन दे रहा है, और कैसे कैसे मतलब इसने फातिमा जना को हरा दिया। क्या पावरफुल मैन। उसका अंजाम देखें क्या हुआ कि वो एक हॉल में बैठा ढाका में अकेला उस्ताद सलामत अली ख़ान और नज़ाकत अली ख़ान से एक गीत सुन रहा है कि हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम न मिलदा, और रो रहे हैं। ये होता है इख्तिताम डिक्टेटर्स का, फ़िरौनियत, इक़्तिदार की फ़िरौनियत, ये जो समझते हैं कि कभी कुछ होना ही नहीं है। और आप देखिए कि वो दौर का जब ख़ात्मा हुआ तो फिर क्या हुआ कि वो जो जिसके मैं पहले जिक्र कर रहा था कि वो अभी कल्चर, वो ख़ास तरह का वो, क्योंकि ज़राए अब्लाग़ पर कब्ज़ा या कंट्रोल तो एक ख़ास तबके का ही था ना, जो रूलिंग एलीट होता था हर दुनिया बाय द वे। यहाँ भी
लेकिन जैसे जैसे वो अवामी होता चला गया या अवाम की शिरकत बढ़ने लगी ज़राए इब्लाग में, तो फिर वो माजी का आप यूँ कहिए कि वो लबो लहजा, वो शाइस्तगी उस तरह की वो फिर यानी आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी। यानी अयूब ख़ान के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया और वहाँ से फिर लुडी है जमालो पाओ का कल्चर। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी वहाँ से वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग या जज्बा दिलगर मैं चाहूँ वगैरह वगैरह, ये जो लबो लहजा था, इसके बाद वो लुडी है जमालो पाओ यानी। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाय द वे वो उस्ताद सलामत अली ख़ान, नज़ाकत अली ख़ान से इतना वो यानी होते थे, इरिटेट होते थे, क्योंकि अयूब ख़ान ड्यूटी लगाता था ना। उन्होंने बाद में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक तकरीर की, जिस तकरीर में उन्होंने अयूब ख़ान की जब लड़ाई के बाद, वो तकरीर में उन्होंने सलामत अली ख़ान और नज़ाकत अली ख़ान का नाम लिया भुट्टो साहब ने कि ये वो दिन गए वो वाले सलामत और नज़ाकत अली ख़ान के, जब उनको ढूंढा जाता था, वो दिन चले गए अब। और अब जो है ये सलामत अली ख़ान, नज़ाकत अली ख़ान आप कहीं नज़र नहीं आएंगे, मतलब ये इस हद तक। चलिए जनाब, इक़्तिदार के जाने के बाद कहानियाँ एक सी होती हैं सबकी, और इसी तरह से ये भी एक कहानी थी जो मैंने आपको बताई। और अब इस दुआ के साथ इस वीडियो का ख़त्म करते हैं कि वो मायूसी के साए और गम के साए जो PTI के चेहरों पे नज़र आ रहे हैं इस वक्त को, उनको रियलाइज़ होने लग गया है अब फाइनली। अब आगे इनको बड़ी मार पड़नी है, वो भी मेरा ख्याल इनको रियलाइज़ हो गया है, इसलिए इनको अब आवाम की याद आ रही है, इसलिए इनको ये इक़्तिदार की तरकीब अब बुरी लग रही है। ये कल जिस 1 पेज की तारीफ़ किया करते थे, हमें लेक्चर सुनाया करते थे, आज ये उसी 1 पेज को सबसे बड़ी बुराई की जड़ करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा पाकिस्तान का कोई मुस्तक़बिल नहीं। तो इससे बात यह है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, ताबनाक होगा। ये ज़रूर है कि हम लेट हो गए, लेकिन उसकी बहुत सारी वजह थी। ज़ाहिर है कि आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन आने वाली नस्लों में इंशाल्लाह ताला ये तय कर लेंगी और एक दिन हमारा भी मुस्तक़बिल खुशगवार होगा। पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं उन्हें दूर करने की आपको एक बड़ी अच्छी और बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे कहा आपने, टेरेबली वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। चलिए जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर रखे, पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।